आकाश, अगर आप वो जो प्रीवियस वाला पॉइंट था कैलकुलेटिंग थ्री वॉल्यूम वाला, वो एक बार फिर वो एक बार थोड़ा गो थ्रू करवा देंगे। कंफ्यूजन हो रहा था उसमें थोड़ा समझने में। वो मैं आपको टॉपिक की बात खत्म कर दूं, मैं अभी टॉपिक ये भी जो चल रहा है इसके बाद में आपको एंड में नहीं दूं तो मैं सर ये एक एक बार। चीज और थी, हाँ ये बोलिए। फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन क्या होता है ये चीज, इसमें एक्सपोर्ट में अगर जनरली। आप कोई लकड़ी की आइटम बेचते हो तो उसके अंदर दीमक मिलते हैं, पेस्ट होते हैं, वो लगने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर आता है तो वो लग जाती है। तो मेनली यूएसए और कभी कभी यूरोप, ऑलमोस्ट बाकी यूएस मेन है। तो यूएस में जो भी कार्गो जाएगा इसके अंदर लकड़ी की आइटम रहती है, चाहे पैकिंग में, चाहे कोई भी फॉर्म के अंदर। तो फ्यूमिगेशन करवाना कंपलसरी है। फ्यूमिगेशन के लिए एजेंसी आती है, एजेंसी आईसीडी में भी अवेलेबल रहती है, या जिससे आपने लकड़ी की आइटम खरीदी है, परचेस की है, वो भी आपको फ्यूमिगेशन करके एक सर्टिफिकेट इशू करता है। बस आपको वो सर्टिफिकेट आपके बायर को दे देना है, वो वहाँ के कस्टम को दे देगा कि ये जो आइटम आ रही है वो फ्यूमिगेटेड है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यूएस ने क्या सबसे ज्यादा फोकस उसके ऊपर है। फिर यूरोप है, यूके है, वो कभी कभी डिमांड करते हैं, बाकी टॉप प्रायोरिटी में फ्यूमिगेशन में यूएसए कंट्री है। ओके, क्लियर। जी सर। So, तो ये I'm sorry, it's not करता clear, sir. करता कौन है ये? Not clear एजेंट? because इसके लिए the net एजेंसी आती there was है। some issue, the network नहीं, issue or अगर जैसे something. रुको 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 जो रुको 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 रुको, किसी का वो माइक चालू है। अभी आप बोलो, चलो। जैसे हाँ बोलिए। अगर कोई जो फर्नीचर हाँ बोलिए, फर्नीचर। फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट है तो जो जो कि वुडन एक्सपोर्ट कर रहे आइटम हैं, तो वो सप्लाई जो करता है वो भी मैन्युफैक्चरर है वही खरीदेगा। फ्यूमिगेशन मतलब वो बेसिकली ये एक तरह वो का वो पेस्टिसाइड भी है कर या? देता है, या आईसीडी के अंदर जहां से आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, वो आईसीडी या पोर्ट के पास भी फ्यूमिगेशन वाले होते हैं, वो भी आपको करके देते देते हैं। क्लियर। आईसीडी के वो अंदर भी होता है, वो पूरा कंटेनर को फ्यूमिगेशन करके देंगे आपको और दे जी देंगे सर। सर्टिफिकेट कि ये कंटेनर हमने फ्यूमिगेशन किया हुआ है। हम्म, ठीक। ओके। तो अभी जो मैं टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहा था वो था मेरा पेमेंट टर्म्स। जनरली पेमेंट टर्म्स डोमेस्टिक मार्केट में हम देखने जाए तो तीन होते हैं: एडवांस, रोकड़ा, उधारी। एक चौथा पेमेंट टर्म्स जो बिजनेस में चलता है उसे कहते हैं एलसी। तो मोर और लेस कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो, वही चार में से कोई एक पेमेंट या कोई दो पेमेंट टर्म्स फॉलो करता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला एडवांस है, पहले पैसे दो फिर माल उठाओ। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है वो है रोकड़ा, एक हाथ मान लो, एक हाथ डॉक्यूमेंट, एक हाथ पैसे दो। तीसरा तीसरा क्या है? उधारी है। उधारी में क्या होता है? अभी मान लेके जाओ, 3 महीने 2 महीने जब भी पेमेंट टर्म्स है तब पेमेंट करना। और चौथा है एलसी है। ओके। तो अभी ये चारों पेमेंट्स के प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है, साइकिल कैसे चलती है, वो पूरा आपको मैं बताऊंगा मैं। ओके। देखो, हर पेमेंट के अंदर, चाहे बायर के लिए हो चाहे सप्लायर के लिए हो, किसी में बायर का रिस्क ज्यादा है, किसी में सप्लायर का रिस्क ज्यादा है। कोई बायर के लिए सिक्योर्ड है, कोई सप्लायर के लिए अनसिक्योर्ड है। तो अभी हम चारों पेमेंट को डिटेल में समझेंगे। In trade transactions, payment needs to be made secure in the timely manner. When establishing a new relationship, buyer and seller usually use intermediaries such as a bank.
द इंटरमीडिएट्स कैन गारंटी द पेमेंट। देखो इसके बारे में आपको मैं आगे आगे बताऊंगा मैं ये। तो सबसे पहला आता है एडवांस। ये क्या होता है? अगर आप पहली बार एक्सपोर्ट करते हो, बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है, आपको सेलर के ऊपर, बायर के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, ओके, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज गो फॉर एडवांस। इसमें सिंपल ट्रांजेक्शन, नीचे साइकिल दिख के रखी है। सबसे पहला क्या हुआ, सप्लायर बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ओके। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के बायर को दे देगा। प्रोफॉर्मा यानी एक कॉन्ट्रैक्ट का एक रैंडम क्वांटिटी ले लेगा। सपोज कॉन्ट्रैक्ट 100 टन का है, 100 टन का एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना देगा और इनवॉइस बना के बायर को दे देगा, ओके। वो इनवॉइस के अंदर सप्लायर उसकी बैंक डिटेल सब कुछ मेंशन कर देगा। ये बायर वो इनवॉइस के ऊपर सप्लायर को पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पैसा सप्लायर के खाते में आता है, सप्लायर अपना कार्गो बायर को एक्सपोर्ट कर देगा। सिंपल है ये। कैश इन एडवांस इज रिस्क फ्री एक्सेप्ट द consequences associated with the potential non delivery of the goods। हाँ, अगर सप्लायर ने पैसा ले लिया फिर माल नहीं भेजा तो एक बायर के लिए रिस्क हो जाता है। फॉर इसके लिए देखो, बायर सप्लायर से एग्रीमेंट के अंदर उसका सप्लायर का नाम, एड्रेस, बैंक डिटेल सब कुछ लिख देता है, कौन से खाते में पेमेंट पेमेंट करना है, ओके। प्रोफॉर्मा मैंने उसके ऊपर सारा पेमेंट हो जाता है। इसके अंदर प्रोन्स एंड कॉन्स देखने जाए तो क्या प्रोन्स एंड कॉन्स हैं? सबसे पहला प्रोन्स एंड कॉन्स एडवांस के अंदर देखने जाए तो है सप्लायर के लिए फायदा है। सप्लायर को पैसा एडवांस में मिल रहा है तो उसको अपना खुद का पैसा धंधे में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ओके। पर सप्लायर के एक लॉस वो है, कौन सा लॉस है, उसको हर बार कोई एडवांस पेमेंट करे ऐसा बंदा नहीं मिले। बायर के लिए क्या फायदा है? बायर के लिए फायदे इसमें कुछ नहीं है, बायर के लिए नुकसान है। सप्लायर ने पैसा ले लिया और फिर माल नहीं दिया तो, ओके। तो ये था हमारा सबसे पहला पेमेंट टर्म्स, कैश इन एडवांस। ये एलसी में लास्ट में लूंगा मैं क्योंकि एलसी थोड़ा क्रिटिकल है। दूसरा दूसरा पेमेंट है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस। इसके इसके अंदर भी 3 फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, एक कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, और तीसरा है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अभी जब हमने सेशन स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहला शीट क्या था, नंबर्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट। कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, याद आ रहा है? इसमें सबसे लास्ट में आया था बैंक। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि बैंक कैसे सपोर्ट करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ देखिए बैंक कैसे सपोर्ट करता है। अभी आप कोई आइटम जाते हो मॉल में खरीदने के लिए, आप कैश में बाय करते हो, आपने आइटम तो उठा लिया, काउंटर पे आते हो, काउंटर पे आने के बाद आप पहले देते हो रोकड़ा, सामने आपको वो काउंटर वाले देते हैं मटेरियल, कैश अगेंस्ट मटेरियल, ओके। ऐसा ही है कुछ एक्सपोर्ट में, कैश अगेंस्ट मटेरियल ही है बट इसका नाम है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। ऐसा क्यों? तो एक सबसे पहले समझ लो कि आप यहां से एक्सपोर्ट करते हो कार्गो, कार्गो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका कार्गो सामने बाहर की कंट्री में पहुंच जाता है। तो वो कार्गो जो है ना, वो बाहर उसके पोर्ट के ऊपर जाएगा, कस्टम के पास जाएगा, कार्गो रिलीज करवा के अपने वेयरहाउस में लेके आएगा। पर एक चीज समझो कि वो कार्गो से मिलेगा कैसे, वो तो पोर्ट के ऊपर चला गया, वो कार्गो इसे कैसे मिलेगा? आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? आज किसी ने मेरे लिए इंडिया में आइटम भेजी है, मेरी मेरा कार्गो जो है वो नावा से मुंद्रा पोर्ट के ऊपर आ गया है, तो मुझे वहां से कार्गो निकालना है।
तो मैं कैसे निकालूंगा मैं? कुछ दूसरी तो बात, आइडेंटिफिकेशन दिया रहेगा ना सर। वही बोल रहा हूं मैं। दूसरी बात, ये कार्गो मेरा है या किसी और का है? कोई और बंदा भी पोर्ट के ऊपर पहुंच गया एक कार्गो को क्लेम करने के लिए कि नहीं कार्गो तो मेरा है, आपका नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा कार्गो किसका है? कैसे मालूम पड़ेगा ये? ओके, इसके लिए आपका एक टॉपिक आएगा डॉक्यूमेंट का, इसके बाद ही मैं लेने वाला हूं मैं। एक आता है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट इश्यू करती है शिपिंग लाइन, जिसे कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग जिसके पास की, जिसके नाम की होगी, शिपिंग लाइन उसे कार्गो देगी। जब आप यहां से कार्गो एक्सपोर्ट करते हो ना, तो जो लाइन से आपने कार्गो यहां से एक्सपोर्ट किया ना, वो लाइन आपको एक देगी डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। ओके, लेट मी चेक, ये हैव अ सैंपल। तो वो लाइन इशू करेगी बिल ऑफ लीडिंग। वो बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर सप्लायर कौन है, बायर कौन है, क्या कार्गो है, कौन से कंटेनर में आ रहा है, ओके, सारा सब कुछ लिखा हुआ होता है। जस्ट अ मिनट, चलो उसका भी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा बाद में, उसका फॉर्मेट भी होता है। ओके, तो एक डॉक्यूमेंट आता है बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग जो होता है, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल शिपिंग लाइन इशू करती है जिसने माल एक्सपोर्ट किया है, और वो एक्सपोर्टर ये बिल ऑफ लीडिंग देता है बायर को कि बिल ऑफ लीडिंग ले और तू पोर्ट पे जाके अपना माल छुड़ा ले। तो बिल ऑफ लीडिंग के बगैर कोई भी शिपिंग लाइन कार्गो इश्यू नहीं करेगी। आपके पास से कितने भी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं हो, यू मस्ट रिक्वायर बिल ऑफ लीडिंग टू रिलीज योर कार्गो फ्रॉम द पोर्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो? ये सर आ रहा है। तो बिल ऑफ लीडिंग के बगैर कोई भी कार्गो लाइन इशू नहीं करेगी। अभी इसमें क्या होता है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सप्लायर, जो बिल ऑफ लीडिंग बायर को चाहिए पोर्ट से माल निकालने के लिए, वो बिल ऑफ लीडिंग और बाकी सारे डॉक्यूमेंट सप्लायर अपनी बैंक को देगा, और उसकी बैंक को बोलेगा ये डॉक्यूमेंट तुम्हें भेजने हैं मेरे बायर की बैंक को, और आपको उसकी बैंक को ये बोलना है जब तक बायर पैसा नहीं देना तब तक उसको डॉक्यूमेंट मत देना। अभी बायर को पोर्ट से कार्गो छुड़ाना है, उसे कार्गो की रिक्वायरमेंट है, तो बायर उसकी बैंक में जाएगा, उसकी बैंक में जाके बैंक वाले को बोलेगा ये लो मेरा पेमेंट और मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, ये लो मेरा पेमेंट, मुझे डॉक्यूमेंट दे दो। क्लियर? इसे कहते हैं कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। बायर को माल चाहिए था, माल पोर्ट पे था, पोर्ट से निकालने के लिए चाहिए बीएल, बीएल बैंक में थी, बैंक ने क्या सर बोला, ये पहले पैसे दे फिर माल ले जा, फिर बीएल ले जा, क्योंकि बीएल के बगैर कुछ नहीं होता है। शिपिंग लाइन बीएल इशू करती है, इसकी 6 कॉपी आती है, 3 डुप्लीकेट 3 ओरिजिनल। एक्चुअली अभी तो सारा ऑनलाइन हो गया, पहले क्या नहीं था, सारा ऑनलाइन नहीं था, तो तभी से 6 का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इसमें से
3 कॉपी इसके लिए आती थी, 3 ओरिजिनल। एक कॉपी बायर अपने रिकॉर्ड में रखे, एक कॉपी कस्टम को दे, और एक कॉपी शिपिंग लाइन में जमा करवा दे। पर अभी कस्टम ने सारे पेपर्स ऑनलाइन मांगने शुरू कर दिए, लैंड को फिर सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए, तो ये सब केस होते रहते हैं। तो जो ओरिजिनल बीएल जहां से एक्सपोर्ट हुआ है, वो एक्सपोर्ट कंट्री की शिपिंग लाइन ने इश्यू की थी सप्लायर को। सप्लायर ने वो ओरिजिनल बीएल और बाकी सारे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सप्लायर ने अपनी बैंक को दिए। सप्लायर ने अपनी बैंक को दिए और बोला ये डॉक्यूमेंट, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेल्स एग्रीमेंट मेरे बायर के साथ, इसमें पेमेंट टर्म्स ये डी है, और सप्लायर मेरे बायर की बैंक ये है। तो ये डॉक्यूमेंट तू मेरी बायर की बैंक को दे दे और उसको बोलना कि ये पेमेंट ना कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है। तो उसको डॉक्यूमेंट डायरेक्ट मत दे, पहले पैसे ले लें। देखा बैंक यहाँ पे आपको कैसे सपोर्ट करती है। हाँ, बैंक कुछ आपसे पैसे चार्ज कर दी है इसके लिए, आपका डॉक्यूमेंट कुरियर करेगी तो उसकी फीस लेगी, कुरियर चार्जेस लेगी। बैंक ने आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैंडल किए तो आपकी बैंक उसकी कुछ फीस लेगी। बट यहाँ पे बैंक आपको सपोर्ट करती है। ये था कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। जब सर तक एक बीएल चीज, नहीं होगी, तब तक कंटेनर यार्ड के बाहर नहीं आएगा। और अगर आपने कंटेनर यार्ड के बाहर नहीं निकाला, तो जो यार्ड में पड़ा है, जो कंटेनर जो यार्ड में पड़ा है, वो यार्ड वाला कंटेनर रखने का 1 या 2 दिन तक आपको टाइम देगा। आपने नहीं उठाया तो यार्ड वाला कंटेनर रखने का आपसे पैसे लेके, जिसे कहते हैं ग्राउंड रेंट। जो कंटेनर में आप माल लेके आए हो, वो कंटेनर आपको शिपिंग लाइन को खाली करके देना है उसके फ्री डेज के अंदर, 5 डेज, 10 डेज, 14 डेज, जो भी तय किए हैं उतने दिन के अंदर आपको वो कंटेनर खाली करके लाइन को वापस देना है। अगर आपने वो वापस नहीं दिया तो शिपिंग लाइन आपसे चार्ज करेगी डिटेंशन। तो कंटेनर में माल रखे पड़ा है तो कंटेनर का आएगा डिटेंशन, कंटेनर जहां पे पड़ा है उसका आएगा ग्राउंड रेंट। तो आपने फ्री टाइम के अंदर ये पूरी एक्टिविटी खत्म नहीं कर ली तो आपको कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपको आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ानी है, फालतू का खर्चा डिटेंशन ग्राउंड में नहीं लगाना है, तो आपको शिपिंग लाइन से, सॉरी, आपको बैंक से डॉक्यूमेंट निकालना है, पेमेंट करके डॉक्यूमेंट निकालना है, कंटेनर छुड़ाना है, माल खाली करके लाइन को वापस करना है। अब बोलिए जिसका क्वेश्चन था वो। सर ये एक्सपो अपना बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ना कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट लेना है और वो कंटेनर का जो भी मटेरियल भेजा है तो उसको खाली कराना है। हाँ तो डेफिनेटली। तो सप्लायर का कोई रोल नहीं ना, वो क्यों पे करेगा अननेसेसरी? क्या सप्लायर क्या पे करेगा? मतलब जो रेंट है उसका कंटेनर का। वो तो बाहर पे करेगा ना, सप्लायर थोड़ी पे करेगा, बाहर पे करेगा। वो हाँ, एक जो मतलब किसी कंट्री में पड़ा है, एक किसी हाँ किसी जिसने किसी मटेरियल कंट्री मांगा में पड़ा है। है। हाँ, उसी कंट्री में पड़ा है ये। बराबर। सर एक एक चीज है, ये जैसे अपन ने शिपिंग लाइन को माल दे के बिल ऑफ लेडिंग ले ली। अब वो बिल ऑफ लेडिंग हम जो है बायर से शेयर बैंक के थ्रू करेंगे, है ना, पेमेंट यस लेने के बाद। लेकिन यस। जब तक बिल ऑफ लेडिंग उसके हाथ नहीं लगेगी बायर के, तब तक वो कंटेनर को छू नहीं सकता या देख नहीं सकता। छुएगा, दिखेगा, सब करेगा, बट वो अच्छा, कंटेनर कस्टम बॉर्डर जोन से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब वो क्वालिटी वो चेक कर सकता है माल की, ठीक है कि हाँ नहीं है, हाँ, ऑल दैट नहीं दे नहीं, कैन। कोई किस में चेक होती है, कोई कंट्री में चेक होती है, कोई कंट्री में चेक नहीं होती है। जैसे कि मतलब कि कुछ कुछ कार्गो को कस्टम ओपन करके देखना पड़ता है आप क्या लेके आए। जैसे इंडिया में भी है, कुछ कंटेनर जैसे स्क्रैप आता है या कोई हजार्डस ऐसा कुछ कार्गो आता है, तो कस्टम को परमिशन है कि वो कंटेनर को सील तोड़ के चेक कर ले के अंदर माल आने वाला है। तो जी कस्टम वाला जब ये कार्गो ओपन करके चेक करता है, फिर आपको इन्फॉर्म भी करता है कि सर आपका कार्गो आया है, इसमें ये आइटम आया है। कुछ कार्गो में कस्टम ओपन नहीं करते तो वो नहीं चेक कर सकता है। इसको ना कस्टम ने कुछ ग्रेड में क्लासिफाई किया है कि ये ग्रेड के कंटेनर आते हैं, ये ग्रेड का माल आता है तो कस्टम खुद ओपन करके देख लेगी। और ये ग्रेड का कुछ अलग ग्रेड का है तो कंडेंसर बिल ओपन कुछ नहीं ओपन होगा। जी। ओके। लेकिन
अभी जैसे क्वालिटी कैसे एश्योर करेगा बायर की ये क्वालिटी जो मैंने मांगी है वो सही है या फिर तो कार्गो जब वहां से लोड होगा उसके पहले जो सप्लायर है वो क्वालिटी का सैंपल रिपोर्ट आपको भेजेगा ना कि ये क्वालिटी मैं आपको भेज रहा हूँ मैं। अच्छा उसके बायर कुछ बोलेगा ना कि आपके वहां से ये जो बोला पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी, तो कोई भी वहाँ की गवर्नमेंट लैब है वहां से वो सैंपल रिपोर्ट निकाल के दे मेरे को, ये सैंपल रिपोर्ट चाहिए मेरी कंट्री में मेरे को दिखने के लिए। या कोई भी लैब है वहां से रिपोर्ट निकालो आइटम का, हर आइटम की लैब होती है, मिट्टी की, केमिकल की, कपड़े की, प्लास्टिक की, लोखंड की, सबकी लैब होती है, फार्मा की सबकी लैब होती है, हर आइटम चेक होती है, हर आइटम टेस्ट होती है। तो लैब से रिपोर्ट निकलवा के देना पड़ता है कि ये रहा रिपोर्ट, ये रही तेरी आइटम। ओके। तो ये मतलब हमारे इंडिया में ही ये चीज़ हमें एश्योर करके दे हम ये क्वालिटी भेज रहे हैं आपको, हाँ और हाँ हाँ हाँ। उसकी ये टेस्ट रिपोर्ट या लैब रिपोर्ट है या ये एजेंसी की रिपोर्ट है और ये यस। सैंपल है। तो सैंपल हमें बायर को भेजना पड़ता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे उसके ऊपर डिपेंड है सर। अभी आपने सैंपल के लिए बोला हो तो आपको सैंपल भेजना पड़ता है। अगर आपने सैंपल के लिए नहीं बोला है, बाहर खुद आपके वेयरहाउस में आके उसके सामने से माल भरवाया है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर खुद जाता है फॉरेन में, वहां जाके चेक करता है कैसे कंटेनर भरता है कैसे, तो नहीं देना होता है। ये आप दोनों की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कौन सा बीइंग कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे स्पेसिफिक, साइन किया है, उसके ऊपर डिपेंड है ये। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बोलें, जैसे हम अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है नहीं, या जैसे जैसे कोई जैसे मैं आपको सीड। बता दूं, सेम जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे चाइना से फर्नीचर इंपोर्ट करना है, बराबर भैया, अभी फर्नीचर बहुत आते हैं चाइना से, तो यहाँ के जी। बायर खुद चाइना जाते हैं, खुद वेयरहाउस में खड़े रहकर खुद कंटेनर भरवाते हैं, उनकी आंखों के सामने उसको सील मरवाते हैं। ओके। अच्छा। तो अभी बाहर के सामने कंटेनर का सील मारा है तो फिर वो क्वालिटी का कोई इशू आता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं कोई टॉप 10 वर्ल्ड की अच्छी खासी कंपनियों से माल बाय करता हूँ मैं, तो उनकी बोलती है गारंटी कि सर अगर माल खराब आया तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। वो जो बड़ी कंपनी है उसका भी कुछ होता है ना डिग्निटी। तो फिर ऐसे बिजनेस टर्म्स आपके क्या है, ये डिपेंड उसके ऊपर होता है ये। ओके। सही है। और आपको बीएल मिलने के ऊपर आपको कंटेनर डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो बीएल आपको शिपिंग लाइन की ऑफिस में जमा करवानी होती है। शिपिंग लाइन की ऑफिस के में आपको जो वहाँ लोकल खर्चे हैं, शिपिंग लाइन के जो लोकल खर्चे भी होते हैं ना, कंटेनर वो लेके आए, उसने उतारा, रखा, प्लेसमेंट किया, तो जो क्रेन के खर्चे बचे होते हैं वो भी आपको पे करने पड़ते हैं, एज ए बायर को पे करने पड़ते हैं लोकल एक्सपेंसेस। वो लोकल एक्सपेंसेस लाइन को पे करने के बाद लाइन देती है डीओ, इसे कहते हैं डिलीवरी ऑर्डर। वो डीओ लेके जाना पड़ता है आपको यार्ड में। वो डीओ देखने के बाद यार्ड का गेट कीपर आपको कंटेनर बाहर लाने की परमिशन देता है। ओके। अच्छा, केवल बिल ऑफ लेडिंग मिलने से नहीं होता, मतलब डीओ भी बिल मिलना ऑफ लीडिंग आपको लाइन के ऑफिस में जमा करवानी है, लाइन चेक करेगी बीएल जेन्युइन है या नहीं है, बायर जेन्युइन है या नहीं है, बायर का केवाईसी प्रॉपर है या नहीं है, बिल सारा चेक करेगी। और लाइन बोलेगी कि सर आपका कंटेनर तो पोर्ट तक था, पोर्ट के बाद का जो खर्चा है वो तो लोकल पार्टी के अकाउंट में होता है, तो लोकल खर्चा सर आपका इतना आया है, तो इतना पहले पे करो, पहले मेरे खाते में पेमेंट दिखेगा, फिर आपको मैं ड्यू इशू करूंगी मैं। सही है। तो आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद लेना आपको डीओ देती है। वो डीओ जाता है सीएचए, आपका सारा काम सीएचए करता है, तो सीएचए के पास डीओ जाता है, और आपका सीएचए ये डीओ देता है जहाँ जो भी वेयरहाउस में पड़ा है उसके देते हैं उसके मैनेजर को कि भी डीओ आ गया है, वो तुम्हारे कार्गो रिलीज कर दे। तभी इसमें कंटेनर आपका यार्ड के बाहर आता है। इसमें अपना कॉस्ट कैसे डिसाइड करना है कि मान लो कि सप्लायर से हमने एक्स में लिया वो हर और हम लाइन का बायर को, हर लाइन लिसन हम लिसन लिसन सारे वो खर्चे जोड़ के हम। हर लाइन का जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, वो उनके फ्रेट के अलावा जो भी सारे खर्चे हैं वो लाइन की साइड के ऊपर मेंशन होते हैं, या लाइन आपको एडवांस में इशू कर देती है कि सर ये कंट्री में हमारा इतना खर्चा होता है, वो जेन्युइन खर्चा होता है। और लाइन की साइड के ऊपर या लाइन के आप पूछोगे तो लाइन आपको एडवांस आपको खर्चा बता देगी कि नॉर्मल नॉर्मल खर्चा हमारा इतना रहता है, सिर्फ फ्रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सही है। ओके। ठीक। यस कर्मानी शाह जी बोलिए। हेलो सर, हाँ मुझे बोलिए। ये पूछना था कि एडवांस पेमेंट अगर हमने कर दिया तो ये डीएल उस केस में कैसे भेजना रहेगा, कुरियर से या फिर एडवांस पेमेंट कर दिया, आपके पास पैसा आ गया, तो आप आपके बायर को बिल डायरेक्ट कुरियर कर दो, फिर तो बायर को डायरेक्ट कुरियर में बाकी सब डॉक्यूमेंट आप भेज आपके पास पैसा एडवांस में आ गया है, तो अभी तो कोई रिस्क है नहीं। तो वो आपका लाइन से बिल इशू करवा लो, और आपके बायर को बोल दो कि मैं बिल तेरे को डायरेक्ट कुरियर दे रही हूँ। अभी वो कंट्री जो है उसको
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, उसको सॉफ्ट कॉपी उसका काम हो जाता है, तो शिपिंग लाइन एक आपको दूसरा ऑप्शन देती है कि आप वहीं बीएल यहाँ लाइन के ऑफिस में जमा करवा दो, वो ऑफिस में जमा मत कराओ, और यहाँ वाली जो लाइन की ऑफिस है वो वहां वाले ऑफिस को बोल देगी कि बीएल यहाँ पे सरेंडर हो चुकी है, तो वहां डायरेक्ट डीओ इशू कर दे। शिपिंग लाइन में सिर्फ आप लाइन के ऑफिस में आपको बीएल जमा करवानी है, चाहे वहां के ऑफिस में कराओ चाहे यहाँ के ऑफिस में कराओ। यहाँ की ऑफिस में बीएल जमा कराओगे तो आपसे लाइन कुछ खर्चा लेगी, 1000, 2000, 500, जो भी लाइन का फिक्स खर्चा है, खर्चा लेगी है, पर लाइन क्या करेगी, वो बिल आपसे वापस ले लेगी, उसके बाद सिक्का मार देगी सरेंडर का कि बीएल यहाँ पे सरेंडर हो चुकी है। फिर अगर आपके बार को डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बोला कि मुझे मेल में सॉफ्ट कॉपी में मेरा काम हो जाएगा, तो फिक्स है, कोई बात नहीं है, आप सारा डॉक्यूमेंट आपके बाहर को मेल कर दो, और जो लाइन में सरेंडर बिल इशू करवाई है वो सरेंडर बिल भी लाइन से लेके उसको मेल कर दो, खत्म, उसको वहां पे वैसे ही डीओ मिल जाएगा। ओके। तो इसमें लिंक होना जरूरी है, ऐसा किसने बताया सर आप? मुझे तो एसबीआई तो उस बैंक को कुरियर भेजेगी कि ये रहे कुरियर आपके बैंक में मैं भेज रही हूँ, आप उसको पेमेंट लेके बैंक कुरियर कर देना, बस। कोई भी बैंक होगी, थोड़ी चलेगा कि हमारे एसबीआई होनी चाहिए, वहाँ कोई भी और बैंक हो, डच बैंक हो, सिटी बैंक हो, जीपी मॉर्गन हो, कोई भी बैंक हो, कोई इशू नहीं इसके, तो इससे बैंक टू बैंक सेम बैंक होनी चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर। ओके। हेलो। ओके। तो ये था हमारा टॉपिक, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें नीचे तीसरा भी मैंने लाइन लिखी है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। दिख रहा है किसी को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस? ये सब थर्ड पॉइंट लिखा है सर। यस। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ये है कि से फॉर एग्जांपल आपका पेमेंट टर्म्स, आपको तुरंत पेमेंट नहीं चाहिए, आप बोलते हो कि पेमेंट मुझे 60 दिन के बाद देना, 90 दिन के बाद देना, आप आपके बायर को उधार ही देना चाहते हो, आप आपके बायर को उधार ही देना चाहते हो, पर डॉक्यूमेंट बैंक के रूट से भेजना चाहते हो, डॉक्यूमेंट आपको भेजना है बैंक के रूट से, इसमें क्या होगा, सेम फॉर्मेलिटी, आपको डॉक्यूमेंट आपकी बैंक में जमा करवाना है, आपकी बैंक डॉक्यूमेंट सामने बाहर की बैंक को देगी, और बाहर की बैंक बाहर को ऐसा बोलेगी तेरे इनपुट के डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं, बट इसमें एक कंडीशन है, तुझे पेमेंट 60 दिन के बाद करना है। ओके। तो बाहर बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा, बैंक बोलेगी ऐसे नहीं, एक पेपर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर तो साइन करके दे कि हाँ ये पेमेंट तो 60 दिन के बाद कर देगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बायर जो है वो साइन करके बैंक को देता है, और उसकी साइनिंग के ऊपर फिर बायर की बैंक बायर को डॉक्यूमेंट इशू करती है। अभी तक बायर ने पेमेंट नहीं किया है, बायर ने सिर्फ इसके बैंक को दिया है कंफर्मेशन कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, और उस कंफर्मेशन के ऊपर बायर की बैंक बायर को पेमेंट इशू डॉक्यूमेंट दे देती है। फिर जब ड्यू डेट आती है, 60 दिन होते हैं, ओके, जब ड्यू डेट आती है 60 दिन होते हैं, तो बायर बैंक में जाता है और पेमेंट कर देता है। इसमें 60 का 70 या 80 दिन हो सकता है, बट बहुत डिले बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर बैंक आपको पिन मारती है कि आपका पेमेंट आया है, पेमेंट करो 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 करो, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपकी रेपुटेशन आपकी बैंक में खराब हो जाती है कि ये पार्टी ने डॉक्यूमेंट तो ले लिए, ओके बोला था, पेमेंट नहीं किया। ये सब फिर आपका जो आता है ना सिबिल रिपोर्ट आता है, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स फॉरेक्स में भी आते हैं, फिर अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं किया तो ये आपके रिपोर्ट को पूरा स्पॉइल करती है, फिर आपकी इमेज भी डाउन हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस किया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि 60 दिन के बाद मैं पेमेंट करूंगा, तो मेक श्योर कि 60 के 65 तक पेमेंट हो जाना चाहिए, बहुत डिले नहीं होना चाहिए। ओके। तो ऊपर के थे डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, तीसरा था डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तीनों में डॉक्यूमेंट आते हैं बैंक के रूट से ही,
Documentary collection is a process in which both buyer and seller bank act as a facilitator. The seller submit documents needed by the buyer, such as a bill of lading, which is necessary for the transfer of the goods to its bank. The seller bank will then send this document to buyer's bank along with payment instructions. The documents are only released in exchange of payments. Okay. With documentary collection, also known as bill of exchange, the seller is basically handling over the responsibility of the payment to collection bank. देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन का एक साइकिल रखी है हम लोगों ने, दिख रही है ये। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेलर ने बायर को माल भेजा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट सेलर ने अपनी बैंक में जमा करवा दिए, उसकी बैंक ने डॉक्यूमेंट भेज दिए बायर की बैंक को। फोर्थ नंबर के ऊपर बायर की बैंक ने उसके बायर को बोला कि तेरे देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो, तेरे डॉक्यूमेंट बैंक में आए हैं, अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो तो पेमेंट करो, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होता है आप एक्सेप्ट करो, क्या पेमेंट करने वाले हो। एक अप्रूवल के बाद उसकी बैंक उसको डॉक्यूमेंट देती है, और जब भी पेमेंट आता है बायर की बैंक उसका खाता डेबिट करके बायर को पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट कर देती है। सिंपल। देखो यहाँ पे और भी एक आपके लिए इमेज बना के रखी है हम लोगों ने। ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर ने यहाँ माल भेजा, डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवा दिए, उसके बैंक डॉक्यूमेंट भेज दिए बायर की बैंक को, इंपोर्टर की बैंक को। इंपोर्टर की बैंक ने बोला 4 नंबर पे डॉक्यूमेंट दिए, 5 नंबर पे पेमेंट दिए। देखो दोनों एक्टिविटी साथ साथ की। जैसे ही पेमेंट आया, इंपोर्टर की बैंक ने डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर की बैंक को दे दिए, एक्सपोर्टर ने पैसे एक्सपोर्टर के खाते में जमा कर दिया। सिंपल। ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, इसमें भी सेम पॉलिसी है, बट बायर को पेमेंट तुरंत नहीं करना है। बायर को पेमेंट करना है, जो भी पेमेंट हम डिसाइड हुई है 60 दिन 90 दिन उस मांग करना है, पर डॉक्यूमेंट बैंक के रूप से ही जाएंगे। बायर उसकी बैंक को एक राइटिंग में देगा कंफर्मेशन कि हाँ ये पेमेंट मैं टाइम से कर दूंगा मैं। वो कंफर्मेशन के ऊपर बायर की बैंक बायर को डॉक्यूमेंट देती है, और फिर जब पेमेंट ड्यू होता है तब बायर को बैंक में जाके पेमेंट करना पड़ता है। ये था हमारा कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। दूसरा पेमेंट यहाँ पे खत्म होता है, तीसरा पेमेंट यहाँ पे शुरू होता है ओपन अकाउंट। ये क्या होता है? सिंपली उधारी में माल बेचो आप। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि सेलर बायर को ये माल ऑन अकाउंट उधारी में बेच रहा है। कैसे? पेमेंट टर्म से 30 दिन 60 दिन 90 दिन जैसे भी तय की है ऐसे। तो होता क्या है, देखो ये रहा उसका साइकिल। सेलर ने बायर को माल दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, माल दे दिया। अभी जब भी पेमेंट टर्म 60 दिन 90 दिन जब भी पेमेंट ड्यू होगा तो बायर अपनी बैंक में जाएगा, डॉक्यूमेंट देगा कि बस मैंने इंपोर्ट किया था, ये रहे मेरा डॉक्यूमेंट, आप पेमेंट निकालना है। तो बायर की बैंक यानी इंपोर्टर की बैंक इंपोर्टर को पैसा एक्सपोर्टर की बैंक में पैसा जमा करेगी, और एक्सपोर्टर ही पैसा है एक्सपोर्टर के खाते में जमा कर देगा। सिंपल। ऑन द अदर एंड हाउ द सेलर आर फेस विद हाई रिस्क। इसमें सेलर के पास हाई रिस्क होता है कि माल चला गया है, पैसा आया नहीं है, बायर उड़ गया, डिफॉल्ट हो गया, माल लेके भाग गया, तो क्या करने का। सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, ओपन अकाउंट्स आर यूजुअली ओनली रिकमेंडेड फॉर द ट्रस्टवर्थी एंड रेप्यूटेड बायर। अगर आप कोई वर्ल्ड की टॉप 10 या टॉप 50 कंट्री से काम करने वाले हो, जो कंट्री को अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, जो कंट्री की मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, तब उनसे ओपन अकाउंट में काम करो, क्योंकि वो लोग फ्रॉड नहीं करते हैं। आप नए हो, बाहर भी नया है, बाहर को आप जानते नहीं हो, उसी कंट्री को आप जानते नहीं हो, ऐसे केस के अंदर आपको ओपन अकाउंट में माल बेचना हाई रिस्क रहता है। ये था हमारा उधारी वाला चैप्टर। ओके, अभी तक हमने 3 पेमेंट टर्म्स क्लियर कर दी, एडवांस, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ओपन अकाउंट। अभी सबसे लास्ट में जो आता है वो एकदम क्रिटिकल, समझने में आपको टाइम जाएगा। इसे कहते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके,
एक्चुअली ये सेकंड नंबर का था, पर मैंने लास्ट में इसके लिए रखा कि अगर अगर इसको मैं लेता और फिर आपका दिमाग थोड़ा हैवी हो जाता, तो उसके बाद के जो सिंपल है वो आपके दिमाग में बैठते नहीं, तो इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा। आगे वाले तीन एकदम सिंपल है। एडवांस, ओपन अकाउंट, कैश इन्वेस्ट डॉक्यूमेंट। बैंक ने आपको कैसे सपोर्ट किया कैश इन्वेस्ट डॉक्यूमेंट में, आपने वो भी देखा, राइट। अभी आता है एलसी। कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लेना। ओके, मैं मेरी स्पीड से आगे बढ़ता रहूंगा। मैं देखिए, कई बार क्या होता है कि मार्केट में ना एक आती है गारंटी। सपोज मुझे किसी से माल लेना है या मुझे बैंक से लोन लेनी है, तो बैंक क्या बोलती है, सर आपको लोन तो देंगे पर आपके बिहाफ में गारंटी कौन देगा। तो कई बार क्या होता है कि फिर हम किसी को ऐसे बनाते हैं गारंटर। गारंटर क्या होता है, गारंटर वो होता है अगर मैंने लोन भरने में मैंने कुछ प्लस माइनस कर दिया, तो बैंक पकड़ेगी गारंटर को, वो इसका पैसा तुम्हारा तो उसका गारंटर बना रहा है, राइट। ऐसे ही मुझे ना फॉरेन से माल इंपोर्ट करना है, मेरे पास पैसा भी है, मेरी कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट अभी क्या है, मुझे माल लेना है उधारी में। तो इस केस में क्या होता है पता है, जिसको माल इंपोर्ट करना है ना, जिसको माल खरीदना है ना, उसकी जो है ना बैंक, उसकी गारंटर बनती है, उसकी बैंक उसकी बनती है गारंटर। और सेलर को बोलती है, बायर की बैंक सेलर को बोलती है कि अगर ये बायर जो मेरा कस्टमर है उसने आपको पेमेंट नहीं किया, तो उसके बिहार में पेमेंट मैं खुद करूंगी, यानी मैं बैंक आपको पेमेंट करूंगी, इतनी मैं आपको देती हूँ श्योरिटी। यानी अभी ये केस में बैंक इन्वॉल्व हो गई है, बैंक इन्वॉल्व हो गई ना, इसीलिए भी सेलर रिस्क फ्री हो गया कि चलो अगर ये बायर ने डिफॉल्ट, डिले, लेट कर दिया या पेमेंट नहीं दिया, तो इन दिस केस बायर की जो बैंक है वो मेरा पेमेंट सिक्योर कर लेगी। तो इसे कहते हैं एलसी। और एलसी इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इंटरनेशनल पेमेंट्स मेथड for the importer and exporter. Documented of credit or letter of credit is the most popular mode of settling payments in international transactions. Bank assumes the payment obligation on behalf of the buyer. यानी बायर के बिहाफ में पेमेंट ऑब्लिगेशंस बैंक अपने सर पे लेती है। इट इंश्योर्ड द सेलर of the payment upon the presentation of the necessary document. हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना, एलसी जो होते हैं ना, एलसी जो बैंक इशू करते हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही डॉक्यूमेंट में है कि नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट चेक होता है। अगर डॉक्यूमेंट सारे ओके है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो बायर की बैंक आपको पेमेंट कर देगी। ओके, बायर इज एश्योर्ड ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अभी देखो, बायर की बैंक पिक्चर में आ गई है, बायर के बैंक ने बोला है कि वो पेमेंट करेगी, तो अभी बायर को उधारी में माल मिल जाएगा। पेमेंट टर्म्स में भी एलसी में 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 20 दिन या ऑन द स्पॉट कोई भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए बायर अभी एश्योर्ड उसको माल मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ में लिखा है, बैंक डील विथ डॉक्यूमेंट एंड नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल फ्लो ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट ओके है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, परफेक्ट है, तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर चाहे माल वहां पहुंचा, नहीं पहुंचा, खराब पहुंचा, डैमेज पहुंचा, टूटा फूटा पहुंचा, डजंट मैटर। बैंक deal with documents, not concerned with the actual flow of the goods. Okay,
LC also sometimes known as a bankers commercial documents or other than that. ओके, ये काम कहानी है और ये तो ये थे LC के मेजर पॉइंट्स। LC को रेगुलर्स करता कौन है? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री। ओके, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पूरी सारी बैंकों को ये गाइडेंस देती है एलसी के स्टैंडर्ड के बारे में। तो ये आता है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस यूसीपी 600। तो एलसी कैसे होनी चाहिए, इसके अंदर पूरा डिजाइन होता है एलसी का, कितने कितने पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, सॉरी। तो ऐसे एलसी का गाइडेंस, ठीक, एलसी में कितने, अभी देखो हर बैंक क्या करती, इंडिया की बैंक कोई अलग एलसी बनाती, दुबई की बैंक कोई अलग एलसी बनाती, जापान की बैंक कोई अलग एलसी बनाती। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्मेट को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डेमोलिश कर दिया। उसने एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, एक फॉर्मेट इश्यू कर दिया और बोला हर एक एलसी, चाहे कोई भी कंट्री की कोई भी बैंक की क्यों नहीं हो, इसमें इतनीमम मिनिमम फॉर्मेलिटी तो होनी ही चाहिए। ओके, it is issued by a bank and ensure timely and full payment. If the buyer is unable to make the payment, the bank covers full or the remaining amount on behalf of the buyer. Okay. Bank typically collect fees or percentage of the LC amount in this case. ओके अभी देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए। इंपोर्टर के लिए क्या है, इंपोर्टर इज एश्योर्ड दैट गुड्स आर शिप्ड बाय द बायर, क्योंकि उसको गुड्स शिप्ड बाय द सप्लायर फॉर द पेमेंट्स। अभी इंपोर्टर तो श्योर हो गया क्योंकि एलसी ओपन हो गई है, बैंक बीच में आ गई है, तो सप्लायर तो माल भेजेगा ही भेजेगा। देयर इज सिक्योरिटी दैट पेमेंट इज नॉट मेड अंटिल डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन इज ओके। मैंने बोला था एलसी के अंदर डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो ही बैंक पेमेंट करेगी। तो बायर अभी श्योर एंड सेफ है कि सप्लायर जो भी डॉक्यूमेंट भेजेगा इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर ओके रहेंगे। तीसरा, द इंपोर्टर इज एश्योर्ड कंट्रोल ओवर द ट्रांजेक्शन थ्रू एलसी मैकेनिज्म। अभी इंपोर्टर पूरा ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल करेगा? सबसे पहले पेमेंट टर्म्स उसके हिसाब से करेगा, सप्लायर से नेगोशिएट करेगा कि देख सप्लायर अभी तो बैंक बीच में आ गई है, तेरा पेमेंट सिक्योर एंड सेफ है, तो कुछ प्राइस में कम कर मेरे लिए अभी तो। एंड सप्लायर के लिए क्या फायदा रहेगा? सप्लायर के लिए फायदा ये रहेगा कि वो भी रिस्क फ्री हो गया। अगर बायर कुछ भी करता है तो उसकी बैंक तो पेमेंट करेगी ही करेगी। ओके, एंड दूसरा क्या, दूसरा ये है अभी सप्लायर के पास एक एलसी है, यानी पेमेंट की श्योरिटी है। तो सप्लायर अपने खुद की बैंक के पास जाके लोन ले सकता है एलसी के ऊपर कि देखो मेरे पास एक श्योर एलसी है, मेरा पेमेंट आने ही वाला है एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे अभी ये कार्गो रेडी करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे लोन दो। तो सप्लायर की बैंक सप्लायर को एलसी के बेस के ऊपर फंडिंग करेगी, वो भी अच्छे रेट में। ओके, हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन द एलसी, एलसी में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? देखिए यहाँ पे अभी हम दो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो बहुत टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके लिए सिर्फ चार पार्टी ही इम्पोर्टेंट है। आप सप्लायर हो तो आप, आपकी बैंक, आपका बायर और बायर की बैंक। ओके,
इसमें इतने पॉइंट्स आपको दें, बाकी जो पॉइंट्स अगर इसके अंदर आते हैं ना, तो ये कब आते हैं, जब 3-4 सप्लायर एक साथ में काम करते हो, एक माल 3-4 लोगों के पास घूम के जाने वाला हो, या 2-3 बैंकों का फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व हो, तब जाके बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ सारी पार्टी मेंशन तो की है, बट अगर कुछ समझ में नहीं है तो डोंट गेट इन पैनिक, टेंशन में मत लेना। आपके लिए सिर्फ 4 पार्टी मेन है। सबसे पहला कौन? एप्लीकेंट यानी बायर, जो एलसी ओपन करवाएगा। सी फॉर एग्जांपल आप तो सेलर हो, तो आपका जो बायर है जिसको माल खरीदना है वो एलसी ओपन करवाएगा। तो सबसे पहला कौन हो गया? सबसे पहला हो गया एप्लीकेंट यानी बायर। दूसरा क्या? इश्यूइंग बैंक। इश्यूइंग बैंक यानी कौन सी? बायर की बैंक। इट इज द ओपनिंग बैंक ऑफ एलसी। जो बैंक रिस्क लेने वाली है वो इश्यूइंग बैंक। तीसरा कौन है? बेनिफिशियरी यानी आप, सेलर। अगर आप माल बेचते हो तो आपके नाम की एलसी ओपन होगी। तो तीसरी पार्टी हो गए आप, बेनिफिशियरी, सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, रिसीव द पेमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। दूसरा, सेकंड बेनिफिशियरी, ये कौन होता है, किस लिए होता है, क्या होता है? ये वो होता है अगर आपने किसी और से माल लेके आगे बेचा है तो आपको पैसा उसको ट्रांसफर करना है, तब आता है सेकंड बेनिफिशियरी। ही इज द पर्सन टू whom ओरिजिनल बेनिफिशियरी हैज ट्रांसफर द क्रेडिट designated as a transferable. Advising bank, this is usually a foreign correspondence bank of the issuing bank. से अगर मैं बताऊं कि यहाँ आपका खाता एसबीआई में है, एसबीआई की ब्रांच ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पे होती है, ओके। आपका जो बायर है उसका खाता सिटी बैंक में है, उसके भी ब्रांच ऑल ओवर हर जगह पे होती है, और दोनों बैंक बहुत बड़ी है, दोनों बैंक खुद के फॉरेन ट्रांजेक्शन खुद ही हैंडल करती है, तो उन्हें कोई एडवाइजिंग बैंक नहीं चाहिए। पर सपोज आपके कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई छोटी मोटी बैंक हो जिसमें फॉरेन में ब्रांच नहीं हो, वो ट्रांजेक्शन हैंडल नहीं करती हो, तो आपकी बैंक किसी और बैंक को हायर करे फॉर दिस एलसी, इसे कहते हैं सेकंड एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक। ये क्या होता है? दिस इज ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग बैंक टू पे इनकम डिफर पेमेंट चार्जेस। जो जब एलसी के अंदर ऑथोराइज्ड बैंक जो होती है वो किसी और बैंक को हायर करे पेमेंट करवाने के लिए, इसे कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक, द बैंक विच नेगोशिएट विद द डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्टर की बैंक इंपोर्टर की बैंक को डॉक्यूमेंट देती है, ओके। तो मे बी ये कोई थर्ड बैंक को इसमें हायर करते हैं, इसे कहते हैं नेगोशिएटिंग बैंक ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ये कब आता है पता है? जब दोनों बैंक को एक दूसरे के साथ कोई भी बैंकिंग रिलेशन नहीं हो तब। बस इंडिया के मेजर बैंक, स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, जो मेजर बैंक है ये, इनके टाई-अप्स वर्ल्ड की हर बैंक से होते हैं, मेजर बैंक से होते हैं। तो ये इतनी सारी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं करती है, ओके। कंफर्मिंग बैंक, कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन बेनिफिशियरी इज स्केप्टिकल अबाउट द क्रेडेंशियल्स अबाउट द स्टैंडिंग एलसी। कई बार क्या होता है पता है कि हमें बायर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, मे भी ऐसा होता है हमको बायर की बैंक के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, तो हम कोई तीसरे बैंक को बीच में लाते हैं क्योंकि चेक करके बायर की बैंक कैसी है, बराबर है या नहीं है। इसे कहते हैं कंफर्मिंग बैंक। रीएम्बर्सिंग बैंक, दिस इज ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग बैंक टू ऑनर द रीएम्बर्समेंट क्लेम मेड बाय द नेगोशिएटिंग बैंक। नॉर्मली इशूइंग बैंक विल हैव द नॉस्ट्रो अकाउंट विद रीएम्बर्समेंट बैंक। अभी नॉस्ट्रो अकाउंट कहाँ है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं दुनिया का जो भी एक्सपोर्ट होता है वो सारा का सारा होता है डॉलर में, तो जो भी डॉलर ट्रांजेक्शन होगा वो सारा यूएस में रूट होके आएगा। इंडिया माल बेचता है जापान को, जापान बेचता है इंडिया को डॉलर में, सारा डॉलर रूट होता है यूएस के रूट से। और जब भी आपको डॉलर में ट्रांजेक्शन करना है तो आपकी बैंक का यूएस की कोई बैंक में अकाउंट होना चाहिए, वो भी नॉस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए। आप तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट जो बैंक में होता है इसे कहते हैं रिइंबर्समेंट बैंक। ऐसी आपके लिए इतना क्रिटिकल नहीं है, ये बैंकिंग वर्ल्ड के लिए है, बट इस आपको बता रहा हूं मैं ये।
बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर पेमेंट टर्म्स के बारे में, बायर के बारे में, सेलर के बारे में सारा लिखा होता है, पेमेंट टर्म्स लिखी होती है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज बायर की बैंक सेलर की बैंक देती है बायर की बैंक को, और बायर की बैंक देती है बायर को कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर, तुम ये एलसी के साथ आई है कि तू पेमेंट टाइम से कर देगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हाँ, बायर ने बैंक से डॉक्यूमेंट छुड़ा दिया भाई। अभी आता है टाइप्स ऑफ एलसी। देखिए, अगर इसमें सारी बैंकों में कुछ भी आइडिया नहीं है, डोंट गेट इन टेंशन, डोंट गेट पैनिक। 4 पर ध्यान रखो, बायर एलसी ओपनर, सेलर बेनिफिशियरी, बायर की बैंक एडवाइजिंग, बायर की बैंक ओपनिंग एलसी ओपनिंग बैंक, सेलर की बैंक एलसी एडवाइजिंग बैंक। बस इतना 4 पार्टी ध्यान में रखो, इतना पार्टी अपने लिए बहुत इनफ है। ये सारी बैंक तभी बीच में आती है जब बड़ी बड़ी ऐसी हो, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो, 3-4 पार्टी इन्वॉल्व हो, 3-4 कंट्री के एजेंट इन्वॉल्व हो, तब जाके ये बीच में सब लोग बीच मिलकर काम करते हैं ये। ओके, वी आर द इनिशियल एक्सपोर्टर, हम जब अभी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो इतना सारा सब कुछ होने वाला नहीं है। ओके, एलसी, टाइप्स ऑफ एलसी, कितने के टाइप के एलसी है? रिवोकेबल, इररिवोकेबल, कंफर्म, साइड यूजर्स, ट्रांसफरेबल, बैक टू बैक, स्टैंड बाय, रेड क्लॉज, थर्ड कंट्री। ओके, सबसे पहला है इररिवोकेबल एलसी। दिस इज द फर्म अंडरटेकिंग फ्रॉम द इशूइंग बैंक एंड कैन नॉट बी कैंसल्ड और अमेंड विदाउट कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। हमें हमेशा इररिवोकेबल एलसी ओपन करवानी है क्योंकि ये एलसी दोनों पार्टी, बायर सेलर, दोनों की अप्रूवल और कंसेंट के बगैर ना तो क्लोज होगी ना तो इसमें कोई क्लोज चेंज होगा। ओके, इसे कहते हैं इररिवोकेबल एलसी। कंफर्म एलसी, it is a credit when second guarantee is added to the document by the another bank. A confirming bank adds commitment to pay against confirmation document to that of issuing bank. अभी कई बार क्या होता है कि जैसे बताया कि हम कोई फॉरेन की बैंक को इसके अंदर ऐड करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो इसे कहते हैं कंफर्म्ड एलसी। साइट एंड यूजेंस एलसी बहुत सिंपल है। हमने फिल्मों में एक वर्ड बहुत सुना है, लव एट फर्स्ट साइट, पहले नजर में देखकर प्रेम हो गया। तो साइट का मतलब ऐसा ही है, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट आपकी बैंक को दिखे, आपकी बैंक को तुरंत पेमेंट करना है, नो क्रेडिट विडी, इसमें टाइम नहीं है, साइट है, डॉक्यूमेंट्स बायर की बैंक में आ गए, साइट एलसी है, तुरंत पेमेंट करो। यूजांस एलसी, यूजांस मीन्स कुछ टाइम मिलता है, 60 डे यूजांस, 90 डे यूजांस, 120 डे यूजांस। तो जितने दिन का यूजांस होता है बायर को उतना टाइम तक उधारी मिलती है, तो यूजांस खत्म होते ही बायर को तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, transferable LCs. It is a type of credit when first beneficiary, who usually middleman, may request nominated bank to transfer the credit to the second beneficiary. अभी मैंने एक्सपोर्ट किया है तो मेरे बायर ने मेरे नाम की एलसी ओपन करवा ली, बट ये माल मैंने किसी और से खरीद के मैंने यहाँ बेचा है, मैं तो एज ए मिडिल मैन हूँ, मैं तो एज एजेंट हूँ, मैं तो एज ब्रोकर हूँ, तो ये एलसी ट्रांसफरेबल रहेगी। इसमें मेरा बेनिफिट, मैं एज ए बेनिफिशियरी ये किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, इसे कहते हैं ट्रांसफरेबल एलसी। बैक टू बैक एलसी, this is also called as a countervailing credit. It is a credit when the LC open with the security of another LC. It is usually method of financing both side transactions in which middleman buys goods from one customer and sell goods to another customer. अभी मैं एक पार्टी से माल बाय करके एक पार्टी को बेच रहा हूं मैं, ओके, तो इसके लिए एक स्टैंड बाय एलसी ओपन होती है जो सेलर के लिए और बायर के लिए दोनों को ये सपोर्ट करती है, पर ये जो होते हैं मिडलमैन उनके लिए होता है ये। चौथी अभी आती है स्टैंड बाय एलसी। जनरली इसमें कभी कोई पेमेंट नहीं होता है, इसमें कोई पेमेंट नहीं होता है। आप एक पार्टी को माल बेच रहे हो,
वो पार्टी बोलती है सर हम में भरोसा रखो, हम आपको 60 दिन में पैसा दे देंगे। तो आप क्या बोलते हो, चलो कोई बात नहीं, आप एक स्टैंड बाई एलसी रखो, एलसी ओपन करवा लो, पर अगर आप हमें 60 दिन में पैसा दे दोगे तो हम एलसी एनगेज नहीं करवाएंगे। तो ये एलसी स्टैंड बाय रहती है, ये एलसी स्टैंड बाय रहती है। आपका बायर से काम चलता रहता है, तो बायर आपको पैसा दे रहा है, आप उसको माल दे रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। पर जिस टाइम बायर खिस गया, पेमेंट आना बंद हो गया, आपको बायर पे डाउट हो गया, तो ये स्टैंड बाय एलसी आपको सपोर्ट करती है पैसा निकालने के लिए। क्लियर? पीडीसी जैसा ना, सॉरी, पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक के जैसा काम करेगा ना वो। हाँ वैसे ही आप बोल सकते हो सर, हाँ रिवॉल्विंग एलसी। अभी आप कोई पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि वो पार्टी आपको एवरी मंथ 200-200 टन का माल देती रहेगी, तो एवरी मंथ तो साल में वो तो 2400 टन माल उसने दे दिया, हर महीने 200-200 टन माल देना है, साल में तो 2400 टन हो गया। तो वो एलसी 2400 टन की नहीं खुलेगी, एलसी 200 टन की ही रहेगी, पर वो रिवॉल्व होती रहेगी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। तो it is used when the same goods are imported on repeated basis over a period of a time without any changes to the terms and conditions. जिसे कहते हैं रिवॉल्विंग एलसी, रेड क्रॉस एलसी। दिस इज वन विच ऑथराइज एडवाइजिंग बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी by way of advance against the LC for purchase of raw material। मैंने बोला था कि बायर की, सप्लायर की बैंक सप्लायर को एलसी के ऊपर लोन देती है, इसे कहते हैं रेड क्रॉस एलसी। थर्ड कंट्री और ट्रांजिट एलसी, ये क्या होता है, क्यों होता है? देखिए ऐसा नहीं कि एलसी में मेजोरिटी सारी बैंक अच्छी होती है, परफेक्ट होती है, पर मैं बात करूं कि जैसे कंट्री है बांग्लादेश, वहां की बैंक के ऊपर भी किसी को भरोसा नहीं है, वहां की बैंक के ऊपर भी किसी को भरोसा नहीं होता है, सारी बैंक कब बंद हो जाए, बैंक कब उठ जाए। तो क्या करते हैं, जो लोग बांग्लादेश में माल सप्लाई करते हैं ना, वो सिंगापुर की बैंक में एलसी ओपन करवाते हैं। तो जो सिंगापुर की बैंक एलसी इशू करती है वो थर्ड कंट्री हो गई, एक्सपोर्टर तो इंडिया में है, इंपोर्टर बांग्लादेश में है, एलसी ओपन करवाई सिंगापुर से, तो उसे कहते हैं थर्ड कंट्री एलसी। ओके, सबसे लास्ट में है रिवोकेबल एलसी। देखिए इररिवोकेबल में मैंने बोला था कि दोनों पार्टी की अप्रूवल चाहिए चेंज करने के लिए। रिवोकेबल एलसी में सिर्फ जिसने एलसी ओपन की ना, उसकी अकेले की अप्रूवल से सारी एलसी चेंज हो जाएगी, सारी एलसी क्लोज हो जाएगी, सारी एलसी खत्म हो सकती है। तो ये बहुत रिस्क वाली एलसी है रिवोकेबल एलसी। This LC can be revoked or amended by the bank issuing the credit without the notice of the other party. Okay, it is very rarely issued. Though this is not advantageous to the exporter, this LC benefits the importer and issuing bank. Okay, देखिए यहाँ पे एलसी का फॉर्मेट आपके लिए हम लेके आए हैं। ये एलसी का फॉर्मेट, इसमें देखो टाइप ऑफ एलसी क्या है, इररिवोकेबल है। एलसी का नंबर ये रहा, एलसी कब इशू थी, डेट ऑफ एलसी इशू थी, ये एलसी इशू हुई है 16 अक्टूबर 2018 को एलसी इशू हुई है। ओके, ये एक्सपायरी क्या है इसकी, 6 जनवरी 2019 एडिट को एलसी एक्सपायर हो जाएगी। एक बार एलसी एक्सपायर हो गई फिर इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। एलसी किसने अप्लाई की है, बहरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एलसी अप्लाई की है। इंडिया में उसका एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर है इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी, जो इंडिया की है वो एक्सपोर्टर है। $3 की एलसी है, $3 की एलसी है। ओके देखो, पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड, यानी सारा का सारा माल जो एलसी में है $3,10,000 वो सारा एक के लॉट में बेचना है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये है 15 दिसंबर 2018। मटेरियल इंडिया के बाहर 15 दिसंबर के पहले चला जाना चाहिए, ये एलसी में क्लॉज है LDS, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट। ओके, तो इसके बाद शिपमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट में आएगी डिस्क्रिपेंसी, फिर बायर को चांस मिल गया पेमेंट नहीं करने का। एलसी में डॉक्यूमेंट परफेक्ट होने चाहिए। देखो यहाँ पे